और चलिए सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सदन की कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि बैंकों से, हुडकों से और इनसे लोन ले लेके करें और आगे कर्जा बढ़ता जाए। आज 70,000 के करीब एक आदमी पे कर्जा है राजस्थान में। जो पैदा होता है उस पर भी 70,000 करोड़, 70,000 लाख, 70,000 रुपए है और ये बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार को करनी चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं कि हम इतना बजट लाए हैं, हमारा मैनेजमेंट ऐसा है। उप मुख्यमंत्री जी, 2023-24 का जो बजट है वो अभी 50% भी खर्च नहीं हुआ है। आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रोक लगा रखी है कि 23-24 के बजट में जितने भी कार्य स्वीकृत हुए हैं, चाहे रूरल डेवलपमेंट योजनाओं में हुआ है, चाहे और योजनाओं में हुआ है, उनके ऊपर आगे कोई काम नहीं होगा। अगर एस नहीं निकली है तो एस नहीं निकलेगी, एफएस नहीं निकली है तो एफएस नहीं निकलेगी, टेंडर नहीं लगा है तो टेंडर नहीं लगेगा, वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है तो वर्क ऑर्डर नहीं होगा, और वर्क ऑर्डर होने के बाद काम शुरू नहीं हुआ है तो काम शुरू नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप इस पैसे के? आपके अकेले मेवात में, डांग में, मगरा में, नवाचार में कम से कम 40-50 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है जो काम अनुमोदन हो गए हैं राजस्थान सरकार के लेवल से, बोर्ड के लेवल से, और आपने जिलों में रोक लगा दिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के 22/12/2023 के आदेश से। आप खुलवाइए उन आदेशों को ताकि काम हो। यहां आंकड़ों से थोड़ी काम चलेगा। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा सभापति जी, जो पेरीफेरी एरिया में यूआईटी की पेरीफेरी में जो गांव आते हैं रूरल के, उनमें सारी जमीन यूआईटी के नाम चली जाती है, चाहे वो गोचर हो, चाहे वो सिवाचक हो। और आज हालत ये है कि यूआईटी अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जगह अनइनवाइटेड अर्बन ट्रस्ट हो गया है। आज सरकारी विद्यालय बने हुए 50 साल से, उनमें पैसा नहीं लग पा रहा है क्योंकि यूआईटी के नाम हो गए और यूआईटी एनओसी नहीं देती है। आज जहां शमशान घाट बने पड़े हैं, कब्रिस्तान बने पड़े हैं, वहां पैसा नहीं लग रहा है। कहते हैं यूआईटी से आप एनओसी लाइए, यूआईटी एनओसी देती नहीं है। ये क्या जनता के काम नहीं है? स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, सब सेंटर हैं, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, आंगनवाड़ी केंद्र है, इनमें पैसा कैसे लगेगा? आप निर्देशित करिए यूआईटी को कि जो पब्लिक यूटिलिटी के काम हैं, जो सरकारी संस्थाओं के बिल्डिंग है, उनमें काम करने के लिए एनओसी दें ताकि वहां काम हो सके। मैं दूसरा एक निवेदन करूंगा आपको, डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री ने चिट्ठी भी लिखी है। अलवर जिले में एनसीआर की वजह से नए औद्योगिक क्षेत्रों को परमिशन नहीं मिल रही है, एनसीजेड की वजह से। और जबकि यह तय हो चुका था कि अलवर एनसीआर में नहीं आता है, 100 किलोमीटर से दूर ही है, इसलिए उसको निकाला जाए। आप अलवर के एनसीआर को हटवाइए, हमें कोई फायदा नहीं है एनसीआर से, नुकसान हो रहा है प्लीज। और मैं अंत में समाप्त करूंगा, आप लोगों ने की सरकार ने और आपके विधायकों ने, आपके मंत्रियों ने मेवात को बदनाम करके रखा हुआ है। मेवात के लोग वो हैं जो हसन खां मेवाती के वंशज हैं, जो बाबर के खिलाफ राणा सांगा के साथ मिलकर लड़े थे। आज उनको एक कॉर्नर की तरफ आप कर रहे हैं। टोंक में भूमाफिया पुलिस वाले को मार दे, उसका घर नहीं तोड़ा जाता है। आज मेवात में घरों को तोड़ा जा रहा है, जातियां हो रही हैं। मैं कहता हूं जो क्राइम करता है उसको सजा दीजिए, लेकिन ये नहीं कि इलाके में मर्जी है जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। माननीय सभापति, आप एक तरह से कार्रवाई करिए। आप दूसरा मेवात में शिक्षा देना नहीं चाहते, रोजगार देना नहीं चाहते, उद्योग लगाना नहीं चाहते। बैठिए करिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 114 के तहत एप्रोप्रिएशन बिल पर आज आपने हमें मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज देश ने जहां यूनियन बजट देखा, जहां राजस्थान का बजट देखा, उसकी चर्चा कई दिन से चल रही है, इस सदन में भी चल रही है और हमारे पार्लियामेंट में भी चल रही है।
हमारे जैसे प्लीज हमारे जैसे युवा विधायक जिनको पहली बार यहाँ सदन में आने का मौका मिला, हम बड़ी आशा और उम्मीद के साथ सदन में आए और आज की चर्चा के प्रति भी हमारी उत्सुकता काफी थी कि यहाँ बहुत अच्छी चर्चा होगी और बजट पे चर्चा होगी, आंकड़ों पे चर्चा होगी। पर हमारे सीनियर विधायक तो अंबानी जी की प्लेट और उनके शादियों में डांसरों तक पहुंच गए। मुझे लगता है हम बजट पे फोकस करें और राजस्थान का बजट किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम पूरा देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। आज जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, जो पिछला बजट जो आपका चुनावी बजट था और हमारा इस सरकार का जो पहला बजट है उसके आंकड़े कंपेयर करें तो हमारा जो स्टेट जीडीपी है 17,81,070 लाख करोड़ का जो आज हमारा जीडीपी है वो पिछले सरकार के कंपैरिजन में 16.5% हायर है, जो राजस्थान को नई दिशा की ओर लेकर के जाएगा। जहां रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो विच इज एस्टिमेटेड इन दी लास्ट बजट 2024-25 का जो हमारा टारगेट है दैट इज 1.4% और जो पिछले साल का कंपेयर किया जाए तो 2% है जो रिवाइज एस्टीमेट में है। वहीं फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो आज हमारी सरकार का जो 24-25 का टारगेट है दैट इज 3.9% और जो पिछली सरकार का बजट अभी रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से 4.3% है। और हमारा अगर हम FRBM एक्ट के अकॉर्डिंगली जो फिजिकल डेफिसिट की और हमारी फिजिकल डिसिप्लिन की जो गाइडलाइन हमें जारी हुई है, आज हमारा राजस्थान रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर है, हमारा स्थिति नियंत्रण में है। और जो हमारा एक्सपेंडिचर और हमारे जो मेन विभाग हैं, जो हमारे की फैक्टर्स हैं सरकार के, मुझे खुशी है कि इनके चुनावी बजट से आज हमारे बजट में हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, ये देश राष्ट्र युवा राष्ट्र है, हमारी 65% आबादी युवा है और आज एजुकेशन की फील्ड में अगर हम पूरे देश में तुलना करें जो एवरेज एलोकेशन बाय ऑल द स्टेट्स इन इंडिया दैट इज 14.7% और जो हमारे राजस्थान का है वो 19.5% है, जो कि इनके 5% नेशनल एवरेज से हमारा एजुकेशन बिल ज़्यादा है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो टोटल जो एवरेज स्टेट्स का है 6.2 है और वो राजस्थान में 8.3 है। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो एवरेज ऑफ ऑल स्टेट्स 5% है, आज राजस्थान का 6.1 है। अर्बन डेवलपमेंट में भी हम कहीं पीछे नहीं है, जहां एवरेज स्टेट्स का ऑल ओवर इंडिया 3.9% है, वहां राजस्थान का 5.1 है। और जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां पूरे इंडिया में 365 दिन में आज जो राजस्थान 342 डेज क्लियर डेज जो हमारे सनलाइट मिलती है उसका फायदा राजस्थान लेगा। काफी जनों ने इस पर चिंता जाहिर की। पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जहां स्टेट्स में 4.3% एनर्जी पे हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमारा राजस्थान 9.2% आज एनर्जी पर एक्सपेंडिचर कर रहा है। एग्रीकल्चर की बात करें तो 4.3% है, पर जो इरिगेशन के लिए बजट मिला है वो अपने आप में इतिहास रचने वाला बजट है कि 50,000 करोड़ के प्रावधान जो इरिगेशन में मिले हैं। डीजल पेट्रोल का रेट जो हम गंगानगर जिले से आते हैं, पूरे देश दुनिया का सबसे महंगा आज डीजल पेट्रोल हमारे देश वहाँ गंगानगर में हमें भुगतना पड़ रहा था, आज 6.5 रुपये डीजल और 7.5 रुपये पेट्रोल का आज पंजाब और हरियाणा के आसपास के स्टेटों में हमें फायदा मिला है। वहीं मॉडिफाइड बजट स्टडी की बात करें तो परसेंटेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्ट्स लाइक ए इंजन ऑफ ग्रोथ। और मैं इन पिछले सालों का जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो पिछली सरकार ने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की शुरुआत मात्र 65% से की थी, आज हमारी सरकार उसको 70% तक ले आई है। जहां 2021 में 66.27 पे थे, 21-22 में ये 68.82 पे थे, आज 24-25 में 69.95% पे आज राजस्थान ने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर खर्च का टारगेट लिया है। वहीं मॉडिफाइड बजट स्टडी के सोशल सर्विसेज जो हमारा लोक कल्याण की योजनाएं हैं, जिसमें चाहे हमारा शिक्षा हो, खेल हो, कला संस्कृति हो, चिकित्सा हो, आज उस बजट में जहां पिछली सरकार ने 40% से शुरुआत की थी मान्यवर, आज हमारी सरकार उसको 45.07 पर लेकर के आई है। इसमें भी हमने सोशल सर्विसेज में भी कहीं पीछे नहीं है। हमारी युवा पॉपुलेशन के लिए जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का जो नाम हमारे इकोनॉमिक्स ने दिया है, क्योंकि आज युवा जिस तरीके की आबादी हमारे युवा राष्ट्र में है, आज हमारी सरकार ने यूथ पॉलिसी के साथ जिस तरीके का
चाहे वो स्टेट स्किल पॉलिसी हो, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हो, स्टार्टअप के लिए फंडिंग हो, लीप प्रोग्राम हो और बिजनेस इनिशिएटिव्स के लिए जो प्रोग्राम हो। इसके अलावा मान्यवर सिर्फ इन्फ्लेशन पे ये बार बार इन्फ्लेशन की, मान्यवर 1 मिनट मेरा, वो पहले टाइम लेके जुबेर खान जी 1 मिनट का टाइम लूंगा। जो इन्फ्लेशन का रेट है सर, जो टारगेट रेट इंडिया का था, आज सिर्फ हमारे से अमेरिका और ब्राजील हमसे पीछे एक कदम आगे हैं। 2024-25 दुनिया के देशों में आज हमारी पारित होने की अवस्था तक पहुंच गया है। चूंकि लोकतंत्र में बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास है, इसलिए ये बजट पारित तो होना ही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये विधेयक पारित होने के बाद संचित निधि से भारी भरकम राशि सरकार को मिलेगी काम कराने के लिए। और मैं ये अपेक्षा भी करती हूँ कि जब सदन के नेता यहाँ बैठे हुए हों और वो जब अपना जवाब पेश करें तो बुनियादी तथ्य जो यहाँ के सदस्यों ने उठाए हैं पूरे सदन के दौरान, उनका वो जवाब दें, न कि दिल्ली की केंद्र सरकार के महिमा मंडन यहाँ पर करा जाए। अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय घाटे की मैं बात करूं, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन एक आम आदमी की तरह बजट को किस ढंग से समझा जाता है उस पे मैं आना चाहूंगी। आपने अपने बजट के अनुमानों में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.93% रहने का अनुमान लगाया और पिछली सरकार के अंतिम बजट में लगभग इतना ही प्रतिशत हम लोग छोड़ के गए थे। वर्तमान सरकार डबल इंजन का नारा देकर सत्ता में आई, इसके बावजूद राजकोषीय घाटे के कोई सुधार नहीं हो रहा है। आप केंद्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी जो बजट आया था 23 तारीख को, हमें बहुत सुनने के बाद भी राजस्थान को कोई अनुदान नहीं मिला, न ERCP पे कोई राष्ट्रीय परियोजना घोषित करी, न किसी प्रकार का अनुदान लेकर आए। अध्यक्ष महोदय, एक सामान्य व्यक्ति भी ये समझ रखता है कि सरकार एक वर्ष में जितनी आय प्राप्त करती है, यदि उससे अधिक खर्च होता है तो राजकोषीय घाटा कहलाता है, फिस्कल डेफिशिएट। इस घाटे को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है और ऋण लेने से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, जिससे महंगाई बढ़ती है और ये महंगाई आम जन को प्रभावित करती है। इस बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा 3.93 बताया और वास्तव में अभी तो ये अनुमान है, ये तो पहले बजट का हाल है, आगे देखो होता है क्या। मैं बात करूंगी अध्यक्ष महोदय फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। 2003 में केंद्र में वाजपेयी सरकार थी, वो ये एक्ट के दायरे में 2 बातें लेकर आए। एक तो राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3% से कम लाना और दूसरा राजस्व घाटे को क्रमबद्ध रूप में 0% तक पहुंचाना। लेकिन वर्तमान में बजट में राजस्व घाटा स्टेट जीडीपी का 1.45% है और राजकोषीय घाटा स्टेट जीडीपी का 3.93 है। इन दोनों ही मानकों तक पहुंचने की ठोस रूपरेखा हमें बजट में कहीं नहीं दिखाई देती है। और एक तरफ आप राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, राजकोषीय घाटे को नियंत्रण करने की बात बजट में करते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि आपको लगता है कि वास्तव में सरकार सचेत है और राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण है, तो क्यों नहीं आप आम जन को राहत पहुंचाने के लिए डीजल और पेट्रोल के अंदर वैट और कम कर सके। लेकिन एक बात कहूंगी, दिया जी के लिए बड़े होशियारी से उन्होंने बोला, दिखा के चॉकलेट और ललचा के चली गई। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वित्त मंत्री महोदया के बजट भाषण को बड़े ध्यान से सुना, विनियोग विधेयक को पढ़ा और 23 जुलाई को जो केंद्र का बजट आया उसको भी मैंने बहुत ध्यान से सुना। लेकिन राजस्थान को अगर कुछ मिलता तो हमारे विनियोग विधेयक का आकार बहुत बड़ा होता। लेकिन मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि केंद्र सरकार ने अपनी दो बैसाखियां हैं, उनको मजबूत करने, अपनी सरकार को बचाने के लिए सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को ही बजट दिया। और ये ऐसे मान लेते हैं कि राजस्थान के बजट को इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि 11 सीटें हार गए हैं, तो उस हार का बदला लेने के लिए भी राजस्थान को कुछ नहीं दिया। मैं अध्यक्ष महोदय फिराक जलालपुरी के एक शेर के माध्यम से आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी सदन के हमारे जो नेता हैं वो भी बोलेंगे।
हम उनको सुनेंगे। और मुझे पता है, क्योंकि मोदी जी भी नेहरू जी को ब्लेम करते हैं कि नेहरू जी की वजह से नहीं हुआ, वो स्थिति राजस्थान के अंदर रहेगी। शेर है, तो इधर उधर की बात तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, ये तेरी रहबरी का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी अपने एक यमुना जल डीपीआर के बिंदु पर आऊंगी, अपनी बात 2 मिनट में खत्म करूंगी। 1 मिनट, मेरे को 5 मिनट एक वक्त और। माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से उनके बजट भाषण के पृष्ठ संख्या 94 पे ले जाना चाहती हूँ। हरियाणा से यमुना के पानी को राजस्थान के 3 जिलों में लाने के लिए अभी बजट के अंदर 60 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए विनियोग विधेयक से सिंचाई विभाग से मांगों से निकाला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, और जिस संचित निधि से इन 60 करोड़ रुपए की निकासी होगी, वो निधि के मालिक सरकार नहीं है, जनता है, जनता के टैक्स का पैसा है। और आपका एमओयू 17 फरवरी 2024 को हुआ हरियाणा और राजस्थान का। अभी तक आपने ये नहीं रखा यहाँ पे पटल पे कि एमओयू में क्या शर्तें थी, और न हरियाणा ने अपने बजट के अंदर ये रखा कि हम राजस्थान की सीमा तक पाइपलाइन ले जाएंगे। डीपीआर के लिए कितना पैसा वो रखेंगे, हरियाणा की सरकार ने अभी तक नहीं बताया। हरियाणा के सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने अपने वित्त मंत्री के तौर पर भाषण के अंदर ये कहा कि बाढ़ के अंदर 24,000 क्यूसेक पानी जो है वो वेस्ट जाता है, और वो 24,000 क्यूसेक को हम सिंचित करेंगे। इसके लिए पहले दादर चरखी दादरी के अंदर, आपके भिवानी के अंदर पानी नहीं पहुंचेगा, पहले हरियाणा वो पानी काम में लेगी और उसके बाद राजस्थान के अंदर पानी भेजेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद आपका। अध्यक्ष महोदय, जब सदन के अंदर बोले तो कम से कम, क्योंकि किसान देख रहे हैं यमुना। राजस्थान विनियोग बिल और वित्त विधेयक पर चर्चा के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवल 5 मिनट ही लूंगा सर। 2 मुद्दों में बात करना चाहूंगा। एक तो वित्तीय प्रबंधन को लेकर के बात करना चाहूंगा, और वित्तीय प्रबंधन की बात करने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि जो बजट दिया और भरतपुर के लिए सौगात जो उन्होंने दी हैं, मैं उसके लिए भरतपुर की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं बजट का एक 10वां पॉइंट, आपने 10 संकल्प लिए थे सरकार ने, 10वें पॉइंट की बात करना चाहता हूं, गुड गवर्नेंस, जिसमें लिखा है परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अब इन तीनों चीजों के लिए 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं सर। एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सरकार कैसे करेगी, किस एफिशिएंसी के साथ करेगी, और फिस्कल डेफिसिट को कम करते हुए और लोगों की आकांक्षाओं को कैसे पूर्ति करे। और दूसरा, जो गुड गवर्नेंस की जो बात कर रहे हैं, उसके लिए मकसद सरकार का क्या है, इसके ऊपर ध्यान दें। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं